यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग पर आज तक की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है, जहां युद्ध के मैदान से आज तक के तमाम संवाददाता पल पल की खबर सबसे सटीक, सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। आज युद्ध का 14वां दिन है। ऐसे में कहां पहुंची है ये लड़ाई, आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता। लेकिन शो की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, 14वां दिन लड़ाई थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक दूसरे को आंखें दिखाए जाने की भी कोशिशें लगातार इस बीच की जा रही है। बड़ी खबर यह है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने की उन्होंने अपील की है। इसके पहले भी उनकी ये अपील मानी नहीं गई थी। ज़ेलेंस्की का कहना है, मानवता के लिए नो फ्लाइंग जोन बनाया जाए, भारी नरसंहार की जिम्मेदार दुनिया होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति, जिस यूक्रेन में अलग अलग हिस्सों में लगातार हमले हो रहे हैं, इंसानियत के लिए दुनिया रूस को जवाब दे, ज़ेलेंस्की दुनिया भर से ये बड़ी अपील कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, आज ही उनकी ओर से ये कहा गया कि नाटो में शामिल होने को लेकर जोर नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ नो फ्लाइंग जोन बनाया जाए, इसकी भी अपील दुनिया भर से वो कर रहे हैं। उधर यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का आज 14वां दिन बीता। यकीन मानिए, तारीखें भले ही बदल रही हों, मगर हालात वैसे के वैसे हैं। वैसी ही बर्बादी, वैसी ही तबाही दिखती है। शहर के शहर खंडहर होते जा रहे हैं। रूस अपनी पूरी ताकत से यूक्रेन को झुकाने पर लगा हुआ है और रूस के सामने यूक्रेन पूरी ताकत से खड़ा है। Это кошмар какой-то, как так можно? Смотрите, вот туда. Хорошо успели выйти. People. And run away from my family. People. युद्ध के होने का अर्थ कितना अमानवीय होता है, वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। युद्ध जीवन की कितनी बड़ी असफलता है, वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। कोई सोचता है क्या कि एक भागता दौड़ता, हंसता मुस्कुराता और मगन सा मदमस्त शहर बेबसी की बेड़ियों में इस कदर जकड़ जाएगा? कोई सोचता है क्या कि खूबसूरत इमारतें खंडहर का ढेर हो जाएंगी और बारूद की गंध में घुल जाएगी पूरे शहर की फिजा? सूमी शहर लगभग मलबे के ढेर में बदल चुका है। कीव से करीब 350 किलोमीटर पूर्व में मौजूद सूमी शहर पर रूस के हवाई हमलों ने पूरे इलाके का ये हाल किया है। बर्बादी, बर्बादी और बर्बादी। चारों तरफ बर्बादी और तबाही का मंजर है। यहाँ खड़ी इमारतें खंडहर में बदल चुकी हैं और लोगों की उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी है। सूमी में रूस को कई जगह प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा। हवाई हमले के मकसद से शहर के ऊपर उड़ रहे रूसी फाइटर जेट को यूक्रेन की सेना ने जवाबी हमले में मार गिराया। सूमी वो इलाका है जो पहले दिन से रूसी हमले के निशाने पर है। कीव पर कब्जे की जंग में सूमी बुरी तरह पिस चुका है, जबकि कीव लड़ाई के 14वें दिन तक महफूज है। हद तक खुला हुआ है, लेकिन कीव को चारों तरफ से घेरने के ही प्रयास में वो नजर आ रहा है। हालांकि ये तीसरा दिन हो रहा है जब जो जेट्स हैं उनकी आवाज आसमान में, खासकर अंधेरा होने के बाद रात में बहुत ज्यादा सुनाई देती है। लेकिन इस नए आक्रमण के साथ, इस नए मोर्चे के साथ ये हम समझे कि अभी तक जो उत्तर और पूर्व उत्तर
पश्चिम उत्तर की बात हो रही थी। जिस तरीके से अभी तक इरपिन बूचा वाला पूरा इलाका हम देख रहे थे, लेकिन अब जो नए नए फ्रंट्स खुल रहे हैं ना, स्पष्ट होता जा रहा है कि धीरे ही सही लेकिन रूस की जो रणनीति रही है वो उस पर ही अमल कर रहा है और घेराबंदी करते जा रहा है। जंग में यूक्रेन के जो शहर सबसे ज्यादा बर्बाद हुए उनमें सूमी के बाद इरपिन का नंबर आता है। इरपिन कीव से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है, लिहाजा रूसी फौज ने कीव में घुसने के लिए इरपिन में बमों और मिसाइलों से हमला बोला। इरपिन की बर्बादी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चारों ओर सिर्फ बर्बादी का ही मंजर है। सड़क किनारे इस बिल्डिंग का हाल देखिए। रूसी मिसाइल हमले से जगह जगह कांच टूटे हुए हैं। सड़कों पर मलबा ही मलबा बिखरा नजर आता है। बड़े पैमाने पर लोगों का यहाँ पलायन जारी है। ये तस्वीर इरपिन से हो रहे पलायन की है। बैग में जरूरी सामान लिए लोग सुरक्षित ठिकाने की ओर जा रहे हैं। जो लोग चलने में लाचार हैं, उन्हें सहारा देकर ले जाया जा रहा है। जंग के 14 दिन की तस्वीरें देखिए। शहर के शहर बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन कीव रूसी गिरफ्त से दूर है। ऐसे में रूस की क्षमता और रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। यूक्रेन के प्रतिरोध ने रूस को हैरान कर दिया है। रूस एक बहुत सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहा है और जो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें 14 दिन क्यों लग गए और 14 दिन में क्यों नहीं है, एक इतना विशाल देश है, इस विशाल देश के कई हिस्सों को 14 दिन में काट देना ये बहुत बड़ी बात है। रूस को जो कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं वो उनके कॉन्वॉय मैनेजमेंट में हुई है, कॉन्वॉय मूवमेंट में हुई है। कुछ जो उन्होंने कुछ और जो प्लान किया था वो रेजिस्टेंस संभवतः उन्होंने नहीं सोचा था कि इतना स्ट्रांग रेजिस्टेंस आएगा। और ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस यहाँ के अपने लोग कह रहे हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस हमने 2014 में दिखा दिया होता तो क्रीमिया हमारे हाथ से नहीं गया होता। अगर ये पहले दिखा दिया होता तो लुहांस्क और डोनेस्क में नहीं आई होती रूस की सेना, अलगाववादी शक्तियां वहां नहीं ताकतवर होती। ये 2022 का रेजिस्टेंस है। ये रूस ने भी देखा और नया है। यहाँ के लोगों ने भी देखा कि ये जो आत्मसम्मान की भावना है, देशभक्ति की भावना है, ये मुखर होकर इस बार निकली है। हालात बदतर हैं। पूरी दुनिया के हाथ प्रार्थनाओं में जुड़े हुए हैं कि इस बर्बादी पर विराम लगे। श्वेता सिंह, गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ कैमरामैन पवन कुमार और मोहसिन खान, कीव, यूक्रेन आज तक। जहां तहां से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह से बर्बादी के मंजर पर खड़ा हुआ है यूक्रेन। ताबड़तोड़ रूस की ओर से हमले जारी हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। चर्निहाइव न्यूक्लियर प्लांट को लेकर ये बड़ी चेतावनी जारी की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पावर प्लांट में 48 घंटे का ईंधन बचा हुआ है। यूक्रेन की ओर से ये बड़ी जानकारी दी गई है। राजेश पवार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं कीव से और ज्यादा जानकारी के साथ। ईंधन खत्म होने के बाद स्थिति खराब हो जाएगी, 2 दिन में बंद हो जाएगा कूलिंग सिस्टम। यूक्रेन ये जानकारी दे रहा है और क्या जानकारी मिली है राजेश? नहीं है न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में कि ईंधन खत्म हो जाएगा, ये मैंने अभी आपसे सुना है। और ईंधन खत्म होने के बाद उसमें क्या कार्रवाई होती है, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। चित्रा, अब गौरव सावंत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, कीव में आप मौजूद हैं। मैं चाहूंगी ये जो खबर सामने आई है इस पर और विस्तार से आप जानकारी दें और मौजूदा हालात 14वें दिन, अब जब धीरे धीरे वहां पर भी शाम होगी, स्थिति कैसी बनी हुई है गौरव? गौरव सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? चलिए गौरव के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से राजेश आपका रुख करते हुए आगे बढ़ते हुए, चूंकि 14वां आज दिन है, दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ जहां यूक्रेनी राष्ट्रपति की ओर से कहा जाता है कि नाटो को लेकर हमारा जोर नहीं है, तो रूस की ओर से यह बयान सामने आता है कि जेलेंस्की का सत्ता परिवर्तन हमारा मकसद नहीं है। इन सब के बीच क्या आपको लग रहा है कि कम से कम 14वें दिन एक सही दिशा में दोनों ही देशों की ओर से जो नरमी के संकेत दिए गए हैं, इसका असर अब दूर तलक जाएगा क्या राजेश? देखिए चित्रा, पहले मैं बता दूं, अगर आप देख पा रहे हैं पीछे, तो यहाँ अभी काफी भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। कीव शहर में बर्फ काफी गिर रही है। आज सुबह से ही टेम्परेचर काफी लो था, लगभग -6 दिन का टेम्परेचर था आज, और अभी बर्फबारी शुरू हो चुकी है।
जहां तक सिचुएशन का यहाँ सवाल है, देखिए कीव में बिल्कुल शांति है। पिछले आज चौथा दिन और 4 रात हो चुकी हैं। सायरन जरूर बजे हैं लेकिन कोई बमबारी नहीं हुई है। इसके अलावा पूरी यूक्रेन में और दक्षिणी यूक्रेन में लड़ाई जारी है। आपका जो इरपिन शहर है वहां लड़ाई जारी है और रूसी सेना वहां कुछ गेन्स की है लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन अभी सारा का सारा फोकस डिप्लोमेसी पे चला गया है, मिलिट्री एलिमेंट के बजाय, क्योंकि जो कल अंतालिया में बात होनी है तुर्की के अंदर 3 फॉरेन मिनिस्टर्स की, यूक्रेन के, रूस के और तुर्की के, उससे बहुत लोगों को उम्मीद है, क्योंकि दोनों तरफ से, चाहे वो प्रेसिडेंट पुतिन हो चाहे प्रेसिडेंट जेलेंस्की हो, दोनों की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं, नरमी के संकेत मिले हैं कि वो किसी प्रकार का समाधान चाहते हैं, कोई बीच का रास्ता चाहते हैं। और जो चीजें अब तक यूक्रेन बोल रहा था नॉन नेगोशिएबल हैं, जैसे कि उनका नेटो को ज्वाइन करना या फिर वो क्रीमिया की बात हो या दोनबास की हो, ऐसा लग रहा है कि इन यूक्रेन के रुख में अभी इन तीनों इश्यूज को लेके काफी नरमी देखने को मिल रही है, जो एक पॉजिटिव साइन है। चित्रा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब अमेरिका और पोलैंड से जेलेंस्की लड़ाकू विमान मांगते हैं तो फिर उनकी मंशा सवालों की घेरे में आ जाती है। नाटो देशों को लेकर उनकी ओर से कहा गया उसको लेकर जोर नहीं है, तो वहीं लड़ाकू विमान की डिमांड उनकी ओर से की जाती है। ये दोहरा रुख आखिर जेलेंस्की का सामने क्यों आ रहा है राजेश? देखिए, ये बातचीत का मतलब ये नहीं कि युद्ध खत्म हो गया, युद्ध तो चल रहा है और चलता रहेगा। ये नहीं है कि कल बातचीत हुए युद्ध खत्म हो गया। हाँ, ये जरूर है कि साथ साथ डिप्लोमेसी भी चलती रहेगी और संभावना है कि शायद कोई सोल्यूशन निकल जाए, लेकिन इसकी गारंटी अभी कहीं नहीं है। जब तक ये सोल्यूशन नहीं निकलता, लड़ाई जारी रहेगी, हर फ्रंट पे जारी रहेगी। कीव पे शायद हमला ना हो, ये मैं मानता हूं, लेकिन बाकी हिस्सों में लड़ाई जारी रहेगी। और इस लड़ाई को आगे तक लेके जाना, इस लड़ाई को में बने रहने के लिए यूक्रेन को इन हथियारों की, खासकर ये वॉर प्लेन्स जिसकी वो डिमांड कर रहा है, जो पोलैंड से आने थे और नहीं आए, उनकी जरूरत है। चित्रा, ठीक है राजेश, ये बड़ी जानकारी आप देते हुए। मौसम कितनी बड़ी चुनौती बना हुआ है। आप देखिए कीव से जहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं राजेश, इस वक्त वहां पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। वहीं नाटो के खिलाफ रूस का बड़ा बयान सामने आया है। रूस की ओर से कहा गया है पूर्वी हिस्से में नाटो की सेना जमा हो रही है। ये बड़ी जानकारी रूस की ओर से दी गई है। नाटो की सेना का जमा हो रहा एक बेहद भड़काऊ कदम है। हमें रोकना ही नाटो का असली मिशन है। रूस की ओर से नाटो देश जो यूक्रेन को यकीनन मदद कर रहे हैं, उनको लेकर रूस का ये बयान, और नाटो को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। गौरव सावंत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, एक तो इस बयान पर भी आपकी, नाटो को लेकर रूस का ये कहना है कि नाटो जिस तरह के कदम उठा रहा है, पूर्वी हिस्से में उसका जमावड़ा हो रहा है, तो उसको हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। वहीं दूसरी तरफ आज नरमी के संकेत भी देखने सुनने को मिले हैं। क्या ये माना जाए कि कम से कम 14 दिन बाद भी सही, देर आए दुरुस्त आए, और इसके जरिए दोनों ही देश मिलकर एक समाधान की दिशा में कोई रास्ता तय करने वाले हैं? गौरव, प्रयास निश्चित ही हो सकता है समाधान ढूंढने का, लेकिन इस समय जो जमीनी स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। एक तरफ ये जो लड़ाकू विमान की मांग कर रहा था यूक्रेन पोलैंड से, पोलैंड ने पल्ला झाड़ते हुए वो कहा है कि हम वो लड़ाकू विमान जर्मनी की सीमा पर खड़ा कर देंगे, वहां के एक एयरपोर्ट पे, एयरबेस पर, जहां पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन देशों की रामस्टीन एयरबेस पर। लेकिन वहां पर अमेरिका ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सही नहीं है। दूसरी तरफ 7,000 अमेरिकी सिपाही अब यूरोप में तैनात किए जा रहे हैं, जिसको रूस कह रहा है कि ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए है, और रूस का रवैया इसको लेकर और कड़ा हो सकता है आने वाले समय में, खासतौर पर तब जब रूस चाहता है कि पूरी तरह से एक, यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन हो, और दो, यहाँ की जो सेना है जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों के साथ अपने युद्धाभ्यास लगातार करती आई है, वो सेना पूरी तरह से वो निरस्त की जाए और एक नई सेना जिसमें केवल 60,000 सिपाही हो, जिनकी ट्रेनिंग रूस करे, वो सेना, उस सेना का गठन हो। ऐसे में जब आप कीव की सड़कों को इस समय देखें, एक भारी बर्फबारी, और दूसरा कीव की सड़कों पर इस समय टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और एयर डिफेंस सिस्टम्स लाए जा रहे हैं। ये राजधानी के दूसरे हिस्सों से और देश के दूसरे हिस्सों से राजधानी पर लाए जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो डिफेंस लाइंस है इस समय यूक्रेन की, ये सिकुड़ती जा रही हैं, और सिकुड़ कर ये राजधानी कीव पर पहुंच रही हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स जो अब तक इरपिन में थे या बूचा में थे या और इलाकों में थे, ऑस्टुमल में थे, उनको वहां से खींच कर लाया जा रहा है राजधानी की डिफेंस के लिए। ये दिखाता है कि अब
अगर बातचीत से समस्या का समाधान नहीं निकला चित्रा, तो वो निर्णायक लड़ाई कीव के बचाव के लिए अगले चंद दिनों में हो सकती है। 5 शहरों में युद्ध विराम था, वहां से किस तरह की खबरें निकलकर सामने आई और वो कौन कौन से हिस्से रहे जहां पर रूस की ओर से आज भी यूक्रेन में जबरदस्त बमबारी की गई है, इसको लेकर कोई खबर गौरव? जो 5 शहरों में रूस की तरफ से सीज फायर का या युद्ध विराम का, अस्थायी युद्ध विराम का ऐलान किया गया, उसमें खार्किव शामिल है, सुमी शामिल है, कीव शामिल है। इन सब में यह कहा जा रहा है मारियोपोल समेत कि वहां पर जितने भी नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं या सिविलियंस हैं या विदेशी नागरिक हैं, वो सब सुरक्षित निकल जाए, ये प्रयास है रूस का। क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब जो आगे होगा वो केवल कॉम्बैटेंट्स होंगे या वो लोग होंगे जो युद्ध के बावजूद, युद्ध विराम के बावजूद नहीं भागे। तो अगर यहां पर अब आने वाले समय में तनाव बढ़ता है, जिस तरह से विनित्सिया में पश्चिम की दिशा में एक के बाद एक मिसाइल दागी गई थी एक एयरबेस पर, या खार्किव में जिस तरह एयर अटैक और मिसाइल अटैक दोनों हुए, तो रूस की तरफ से कुछ जगहों पर युद्ध विराम है शहरों में, लेकिन शहर के आसपास जहां एयर डिफेंस सिस्टम्स अभी भी बरकरार है, वहां पर उनकी मिसाइल और विमानों का हमला बदस्तूर जारी है। और यहां की सरकार अब यह कह रही है कि बातचीत के जरिए हम समस्या का समाधान तलाशने का प्रयास करेंगे, ऐसी परिस्थिति में जब हम घुटनों के बल नेटो का सदस्य बनने नहीं जाना चाहते। ठीक है, गौरव सावंत और राजेश पवार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अहम जानकारी देते हुए। आपको बता दें हालात जिस तरह से कभी बनते हुए कभी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीच का रास्ता क्या होगा? और बड़ी खबर, रूस पर नए प्रतिबंध यूरोपियन यूनियन लगाएगा, ये बड़ी जानकारी न्यूज के हवाले से सामने आई है। रूस पर और प्रतिबंध लगाने पर सहमति बन गई है। यूरोपियन यूनियन का भी रशिया के 160 लोगों पर सख्त प्रतिबंध का ऐलान। वही पोलैंड यूक्रेन को देगा मिग फाइटर विमान, ये बड़ी जानकारी आपको बताते चले। पोलैंड सभी मिग 29 विमान फाइटर प्लेन यूक्रेन को देने का ऐलान कर चुका है। हालांकि इसके पहले अमेरिका ने कहा कि ये कदम चिंता बढ़ाने वाला है पोलैंड का। इसी सवाल के साथ राजेश, सीधे आपके पास आते हुए, रूस पर और प्रतिबंध लगाने पर यूरोपियन यूनियन में सहमति बन गई है, जबकि अमेरिका के ऊपर रूस आरोप लगा रहा है कि वो आर्थिक युद्ध छेड़ रहा है हमारे खिलाफ। इन दोनों स्थितियों को कैसे समझा जाए, क्योंकि ये युद्ध जो दो देशों के बीच चल रहा है वो धीरे धीरे फैलता हुआ भी नजर आ रहा है, भले ही इसको आर्थिक युद्ध की संज्ञा दी जाए। देखिए चित्रा, जहां तक युद्ध के फैलने का सवाल है, ये जमीन पर नहीं फैलेगा। किसी भी हालत में नेटो या अमेरिका रूसी फौज के या रूसी एयरफोर्स के आमने सामने नहीं आएंगे, किसी भी हालत में। मैं आपको ये अंडरलाइन करके बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा। जहां तक आर्थिक युद्ध का सवाल है, देखिए अमेरिका के पास सबसे बड़ा तुद का पत्ता उसका इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, जो उसने पहले कई देशों पे लगाए हैं, जैसे ईरान, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला एक्सेट्रा, और यही उसने अभी रूस पे लगाए हैं और बहुत कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इन सैंक्शंस के अलावा अभी कितना भी इन्हें आगे बढ़ा ले, ये सैंक्शंस का असर हमें दिखना शुरू होगा अब के कुछ महीने बाद। लेकिन इस वॉर के ऊपर, इस युद्ध के ऊपर इनका इमीडिएट कोई इफेक्ट होना नहीं होगा, ऐसा प्रतीत होता है। और रूस अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरा करके रहेगा और उसके इस युद्ध के ऊपर इन प्रतिबंधों का कोई खास इफेक्ट इमीडिएट नहीं होगा। चित्रा, पीछे से आ रही सायरन की आवाज क्या कहती है? जल्दी से राजेश। देखिए, सायरन की आवाज कहती है कि कहीं ना कहीं रडार ने कोई एयर मूवमेंट पकड़ी है, चाहे वो हवाई जहाज की हो, मिसाइल की हो या रॉकेट की हो, और ये जहाज या मिसाइल या रॉकेट कीव की तरफ आ सकता है। और नागरिकों के लिए चेतावनी है कि आप कहीं सुरक्षित जगह में शरण ले लें। चित्रा, ठीक है, सीधे गौरव आपका रुख करते हुए, एक तरफ जेलेंस्की का जो रुख है नरमी के संकेत, वही दूसरी तरफ रूसी सैनिकों को हथियार डालने के लिए उनकी ओर से कहा जा रहा है। गौरव, क्या आपको लगता है कि रूसी सैनिक, जेलेंस्की ये जो बातें कह रहे हैं कि वो हथियार डाल दें, वो भी तब जब कई मोर्चों पर यूक्रेन को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अलग अलग हिस्सों में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गौरव, आगे बढ़ते हुए स्थिति क्या बन रही है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है गौरव? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हम इस समय एक चेक पॉइंट पर हैं, जहां चेक पॉइंट पर पूरी तरह से बात करने पर मनाही होती है कैमरा पर, लेकिन इस बीच आपके प्रश्न का मैं उत्तर देख लूं। यहां पर हर चेक पॉइंट पर, क्योंकि इस समय हम कीव के अंदर हैं, यहां इतने ज्यादा चेक पॉइंट्स हैं कि आपके पासपोर्ट की हर जगह जांच होती है, और आपके पासपोर्ट की जांच करके जब वो ये निर्धारित कर लेते हैं कि आप किसी भी तरह से इस देश के खिलाफ नहीं है या रूस के समर्थक नहीं है, तब आपको अगली जगह जाने दिया जाता है। और वायरस
कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन पर सब एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। खतरा इस समय इस चेक पॉइंट पर बहुत ज्यादा इसलिए भी होता है क्योंकि ये कीव के मध्य में घुसने का एक बहुत अहम मार्ग है और अंदेशा यही है कि अगर रूस के टैंक आएंगे तो इसी चेक पॉइंट से पार करते हुए उनके टैंक इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा है और यहाँ पर चेकिंग भी बहुत ज्यादा है। तो इस बीच में आपको यह बता दूं कि इसी खतरे के अंदेशे को देखते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह कहा है कि रूस का खतरा राजधानी कीव पर ना आए, वो रूस के टैंक राजधानी कीव में ना आ जाए, इसीलिए वो उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि इस खतरे को राजधानी कीव में आने से पहले रोक दिया जाए, बातचीत के जरिए उसको स्टॉल कर दिया जाए। लेकिन क्या वो बातचीत के जरिए अब इस समस्या का समाधान हो सकता है जब रूस की सेनाएं राजधानी के कीव के बिल्कुल दहलीज पर खड़ी हैं। इरपिन बूचा पर लगभग उनका कंट्रोल हो गया है। तो अब संभवतः उनकी कोशिश यही होगी कि वो बातचीत के जरिए कंसोलिडेट करके रीग्रुप करके एक बड़ा अटैक करें कीव पर। ठीक है, फिलहाल के लिए गौरव सावंत आपका, राजेश पवार आपका बहुत शुक्रिया। आपकी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका पर रूस का बड़ा आरोप यहाँ सामने आया है। अमेरिका पर रूस का आर्थिक युद्ध छेड़ने का आरोप, यानी कि रूस ने कहा है कि अमेरिका हमारे खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ रहा है। कई अमेरिकी कंपनियों ने रूस में व्यापार को रोक दिया था। प्रतिबंधों को लेकर इस तरह के बयान दिए गए हैं रूस की ओर से कि अमेरिका हमारे खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ रहा है। ये बड़ी खबर है। अमेरिका पर रूस का ये गंभीर आरोप है। कई अमेरिकी कंपनियों ने रूस में रोका व्यापार, जिसके बाद ये कड़ी प्रतिक्रिया इस वक्त रूस से निकलकर सामने आई है। प्रतिबंधों को लेकर पुतिन का मंथन भी लगातार जारी है। वहीं 14 दिन से जारी जंग के बाद अब यूक्रेन और रूस दोनों देशों में थोड़ी सी नरमी जरूर देखने को मिल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नाटो में शामिल न होने की बात कही है, तो वहीं रूस की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि उनका मकसद यूक्रेन की सरकार को हटाना नहीं है। एक खूबसूरत देश 14 दिन में तबाह हो गया। लाखों लोग बेघर हो रहे हैं। शहर खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। टशन नाटो और रूस के बीच की थी, लेकिन मोहरा बना यूक्रेन। जंग का मैदान बना यूक्रेन। सवालों के घेरे में हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जिन्होंने नाटो के भरोसे अपने मुल्क को जंग की आग में झोंक दिया। दूसरे मुल्कों के दम पर रूस के खिलाफ बिगुल बजा दिया, जहां ज़ेलेंस्की एक मोहरा बनकर रह गए। वो मोहरा जिन्हें नाटो ने झाड़ पर चढ़ाया, तालियां बजाई, दुनिया के सामने हीरो बनाने की कोशिश की, लेकिन इसकी कीमत कहीं न कहीं यूक्रेन भुगत रहा है। क्योंकि नाटो यूक्रेन को लड़ने के लिए तो कह रहा है, लेकिन रूस के खिलाफ जंग के मैदान में उतरने को तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं पिछले 10 दिनों में। मैं कहूं 14वां दिन भले ही जंग का आज है, लेकिन शुरुआत के 4 दिन उनका वो नेतृत्व नहीं दिखा था। तो 10 दिन में दुनिया के सामने एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जो खड़ा है, लड़ रहा है, जो छोड़कर नहीं गया। क्योंकि अभी अफगानिस्तान का एग्जाम्पल सबके दिमाग में ताजा था, जब वहां से नेतृत्व छोड़ गया था, भाग गया था और उसके बाद तालिबान के हवाले एक तरीके से हो गया था। तो ज़ेलेंस्की भागे नहीं, तो ये चीज उनके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। इस समय ज़ेलेंस्की अगर ये चीज कह रहे हैं तो वो ये भी साथ में दिखाना चाहते हैं कि हम घुटनों के बल नहीं आ रहे, हम तो नेटो कभी जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जो वो लुहांस्क वगैरह जो बाकी पूर्वी प्रोविंसेस हैं जिन्हें मान्यता दे दी रूस ने, उनके हिसाब से अगर बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ये भी समझना होगा हमें कि 2014 के बाद से जब से वो पूरी समस्या वहां पर रही है, क्या वहां के नागरिक चैन से सो पाए हैं? जिस नाटो का सदस्य बनने की उम्मीद में ज़ेलेंस्की ने रूस से दुश्मनी की, उसी नाटो ने अब तक यूक्रेन को उस लिस्ट में शामिल नहीं किया। ज़ेलेंस्की यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन नाटो रूस से सीधी दुश्मनी नहीं लेना चाहता। ज़ेलेंस्की ने रूस को आतंकी देश घोषित करने की मांग की, जिसे इनकार किया गया। We are thankful for this help. हमें आपकी मदद की दरकार है,
इस मदद के हम शुक्रगुजार हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं बोरिस। कृपया रूस के खिलाफ प्रतिबंध और कड़े कीजिए। कृपया रूस को आतंकी देश घोषित कीजिए। कृपया यह सुनिश्चित कीजिए कि यूक्रेन का आसमान सुरक्षित रहे। मदद के नाम पर जेलेंस्की को चंद हथियार नाटो की ओर से दिए जा रहे हैं, जिसे उसकी आम जनता को रूस जैसे शक्तिशाली देश के खिलाफ इस्तेमाल करना है। मदद के नाम पर चंद राहत का ऐलान हो रहा है, जो यूक्रेन में हुए नुकसान के आगे कहीं नहीं ठहरती। बातचीत के जरिए क्या कहना चाहते हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की? अब वो कह रहे हैं कि मैं कूल डाउन हो गया हूं डॉनबास के मुद्दे पर या क्रीमिया के मुद्दे पर। अगर उस पर वो नहीं मानेंगे कि उसको अपने देश का हिस्सा, तो ये बहुत बड़ा उनके लिए एक तरह से ये कहना है कि वो क्लाइम डाउन कर रहे हैं। उन्होंने पहले जो अपना कड़ा रुख अख्तियार किया था, उससे वो बहुत ज्यादा झुक रहे हैं। लेकिन क्या ये बहुत देर हो चुकी है इस तरह झुकने के लिए? क्योंकि रूस की सेना, जैसा राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उनका लक्ष्य है सत्ता परिवर्तन और उनका लक्ष्य है डीमिलिटराइज करना इस देश को, तो वो ऐसा कोई युद्ध आधे में अगर वो छोड़ देंगे और यहां सत्ता परिवर्तन नहीं होगा या इसको डीमिलिटराइज या डीनाजिफाई नहीं किया जाएगा जैसा उनके शब्दों में, तो क्या यह खतरा आज नहीं तो 5 साल बाद फिर खड़ा हो सकता है? एक्शन के नाम पर रूस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसकी परवाह किए बगैर रूस यूक्रेन को लगातार निशाना बना रहा है। Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. This is a move that has strong bipartisan support in the Congress and I believe in the country. Americans have rallied to support the Ukrainian people and made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war. We made this decision in close consultation with our allies and our partners around the world, particularly in Europe. जेलेंस्की को अब समझ आ रहा है कि जंग के मैदान में वो ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं और नाटो से यूक्रेन को बचाने की उम्मीद रखना अब बेमानी है। यही वजह है कि जेलेंस्की के तेवर अब ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन नाटो की सदस्यता हासिल करने पर जोर नहीं देगा। यूक्रेन के 2 अलगाववादी क्षेत्रों दोनेत्स्क और लुहांस्क पर भी वो समझौता करने के लिए तैयार है। ये वही मुद्दे हैं जिन्हें रूस यूक्रेन से मनवाना चाहता है। और नाटो के रुख पर एक ऑस्ट्रेलियन मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में जेलेंस्की भड़के नजर आए। मुझे ये समझ आ गया है कि नाटो हमें अपने गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहता। जब मुझे ये बात समझ में आई, तब मैंने नाटो में शामिल होने के सवाल को पीछे छोड़ दिया। नाटो विवादित चीजों और रूस के साथ टकराव से बेहद डरता है। ये वही मांगे हैं जिसे लेकर पुतिन ने जंग का ऐलान किया था। रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो के साथ जाए और रूस अपनी सीमा पर नाटो सेनाओं की हरकत बर्दाश्त करे। नाटो भी रूस के खिलाफ यूक्रेन को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था, जो इस जंग से साफ हो चुका है। और शायद ये बात अब धीरे धीरे जेलेंस्की को भी समझ आ रही है, लेकिन इसकी बहुत भारी कीमत यूक्रेन चुका रहा है। श्वेता सिंह, गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ कैमरामैन पवन कुमार और मोहसिन खान, कीव, यूक्रेन आज तक। यूक्रेन में आर पार की जंग है। कीव पर यूक्रेनी सेना ने रूस को रोकने के लिए पूरा दम लगा दिया है। युद्ध के मैदान में कैसे हैं हालात, देखिए श्वेता सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, इन हालातों में बहुत ज्यादा जरूरत सैनिकों को इस चीज की भी होती है कि क्या सामान वगैरह मिल पाएंगे, उन्हें खाने पीने की चीजें मिल पाएंगी, पानी, इस तरह की बुनियादी चीजें होती हैं। तो वो सप्लाईज देने के लिए भी आम लोग सामने आते हैं। खासकर जो हिंदुस्तानी है वो भी समुदाय यहाँ पर सामने आ रहा है कि सबकी मदद की जा सके। एक तरह से हर पिकेट तक आप कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल, जितने भी आर्मी के लोग हैं उन तक पहुंचे। इसमें मेरे 2 दोस्त रवि जी और एक विक्रम जी हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। हम सब मिलकर जितने दिन तक हम यहाँ हैं, जितने दिन तक वॉर चलेगा, हम लोग इनकी मदद करेंगे। जो भी खाने के लिए सामान होगा वो पूरा हम देने की कोशिश करेंगे। तो जिससे जो बन सक रहा है वो उस तरीके से कोशिश कर रहा है कि अपना एक योगदान दे सके। ये चीजें हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती रहती है। केवल हथियार नहीं बल्कि पेट भर खाने से भी युद्ध लड़ा जाता है, जीता जाता है। कीव शहर में सैनिकों की तैनाती बढ़ती जा
रही है। बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला आपको पूरे शहर में दौड़ता हुआ नजर आ जाएगा। सैनिक हथियारबंद हर मोर्चे पर तैनात हैं और इसकी सीधी सी वजह यह है कि समझ लीजिए कि जो मोर्चा है वो सरहदों से पीछे हटता हुआ अब कीव शहर के इर्द गिर्द रह गया है। जिस तरीके से रूस शिकंजा अपना कसना चाहता है, यूक्रेन अच्छी तरीके से जानता है कि कीव की लड़ाई सबसे लंबी और सबसे सांकेतिक और सबसे महत्वपूर्ण लड़ी जानी है। रक्तपात जब मुंह बाई खड़ा हो और शहर के शहर मलबे में तब्दील होते जा रहे हों, ऐसे समय में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो युद्ध के समाप्त हो जाने की कामना करते हैं, क्योंकि युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं लड़ा जाता। इससे उपजी तकलीफें अमानवीय होने का प्रमाण बन जाती हैं। अपनों को अपने के सामने ही राख होते देखना असहनीय हो जाता है। युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होता, न दो सेनाओं के बीच। युद्ध होता है अपने बच्चे के लिए तड़पती माओं के साथ। अपने बच्चों को बारूद में उड़ा हुआ देखने के पहले उसे सुरक्षित बचाने का जतन करते पिताओं के साथ। जो युद्ध करते हैं उनका मरना तय है, जो युद्ध नहीं करते उनका भी मरना तय है। युद्ध के बाद कहां बचती हैं उम्मीदें? उम्मीदों का मरना भी तो तय ही माना जाता है, क्योंकि युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होता। किसी हंसते खेलते देश को दरख्त समझकर काट देने वाले नहीं सोचते कभी भी कि उसमें कुछ डाल होती हैं, कुछ पत्तियां होती हैं, कुछ फूल होते हैं इन बच्चों जैसे। मगर दरख्त का कटना जिंदगी को खंडहर बना देता है। पंद्रह दिन पहले तक हाथ में हाथ डालकर यूक्रेन की बर्फबारी में मुस्कुराती प्रेम कहानियां बंकरों में दबी पड़ी हैं, इस खौफ से कि कहीं कोई धमाका उनके शरीर के चीथड़े न उड़ा दे। Not many belongings are really kept here. For example, some toilet paper, even emergency kind of light bulb, also some scotch tape, also sleeping bags. I have here some bottle which is need refillment, also a little bit of canned food just in case lies here. And also some miscellaneous stuff. 16 साल का आर्टियोम प्रीमेंको यूक्रेन का उभरता हुआ एथलीट था, मार्शल आर्ट का चैंपियन। मगर उसकी सारी कला बारूद के ढेर में राख हो गई। चैंपियन के साथ साथ उसका हंसता मुस्कुराता ये परिवार युद्ध की भेंट चढ़ गया। सूमी में हुए हमले ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतें जब जंग में हथियार लेकर उतरने लग जाएं, तो अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि एक एक सांस पर आखिरी होने का शक है। हाँ, ये दौर विनाशक है, ये दौर निराशा का है और मृत्यु के आवरण में भी है। मगर फिर भी कुछ लोग हैं जो मुस्कुराना चाहते हैं, युद्ध की इस घड़ी को भी भुलाना चाहते हैं, युद्ध के खिलाफ संगीत बजाकर। जंगल का ये पुराना नियम है, जो मार दिया जाता है उसके निशान भी मिटा दिए जाते हैं। लेकिन बताना होगा आने वाली पीढ़ियों को कि युद्ध हमारी सभ्यता पर सबसे बड़ा दाग है। इस दाग से जहां तक बचे रहना चाहिए। श्वेता सिंह, गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ कैमरामैन पवन कुमार और मोहसिन खान, कीव, यूक्रेन आज तक। उम्मीद है कि जंग खत्म हो और जिंदगी जल्द से जल्द यूक्रेन की पटरी पर आए।